नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसी चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न कहानी से। प्रश्न 1, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है? उत्तर यह है कि स्वामी को इसलिए लगा कि दादी उसे खुश करने के लिए यह बात कह रही है, क्योंकि स्वामी ने सोचा शायद दादी को उसकी बात पर यकीन नहीं है, और क्योंकि दादी बच्चों से बहुत प्यार करती है, बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती, तो बच्चे को खुश करने के लिए शायद दादी ऐसा कह रही थी, ऐसा स्वामी को लगा। उसके बाद प्रश्न 2, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर ये है कि दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि दादाजी को वह मेडल MA करने पर मिला था, जो बहुत खास था। क्योंकि देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है और उस ज़माने में किसी का MA करना मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करना बहुत बड़ी बात होती थी। लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, जबकि दादाजी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पाके बहुत बड़ी एजुकेशन की डिग्री पाई थी, इसलिए वो बहुत ही खास था, स्पेशल था। और उनकी उपलब्धि का पुरस्कार था, दादाजी ने जो स्पेशल डिग्री हासिल की थी उसका प्राइज था वो मेडल, और ऐसा मेडल सबके पास नहीं होता। पर बुआ ने उस पुरस्कार को गलवा कर, मेल्ट करवा कर मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली थी। और चूड़ियाँ तो सबके पास होती है, सभी हर कोई बना सकता है, जिसका मतलब कि जिन चूड़ियों का पुरस्कार के सामने कोई मोल नहीं था। इसीलिए दादी माँ बुआ जी को महामूर्ख समझती थी। अब देखते हैं प्रश्न 3, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो हमें दादी का नहीं तो स्वामी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो उनका बिहेवियर कैसा था, उनका नेचर कैसा था, वो किस तरह के इंसान थे, पाठ को पढ़ के हमें क्या पता चलता है, हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं स्वामी के बारे में लिख रही हूँ, आपकी जिसकी मर्जी हो उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे स्वामी एक छोटा सा बच्चा था, वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को, खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह अपने दोस्तों की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ा कर बताता था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के बारे में बताने में बहुत प्राउड फील होता था। वह दादी की पुरानी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता था। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता था, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता था। वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित रहता था, मतलब बहुत इम्प्रेस्ड रहता था। तो इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस में हम स्वामी के नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तुम्हारी समझ से। प्रश्न 1, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? जैसे कि मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बोला था, ऊंची चीज हम किसे बोलते हैं? जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, फेमस हो, या फिर ऐसा कोई जिसके बारे में सुनकर आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हो, प्रभावित होते हो कि अरे वाह, काश मैं भी उसके जैसा होता, तो उसे हम ऊंची चीज़ बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है क्या तुम स्वामी की राय से, राय क्या होती है? स्वामी का ओपिनियन, कि वो राजम को बहुत खास बच्चा मानता था। अपने उत्तर के आपको कारण भी लिखने हैं। तो उत्तर ये है कि हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था,
ऐसा चैप्टर में लिखा है। उसके गणित में अच्छे नंबर भी आते थे। वो मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था राजम। वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर मारा था। उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे और राजम के पास उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। तो इससे मैं मान सकती हूँ कि राजम सच्ची में बहुत ही फेमस था अपने दोस्तों के बीच में, और उसमें क्वालिटीज़ भी थी, टैलेंट भी था। और इसीलिए राजम के बारे में अगर स्वामी ये बोलेगा कि वो ऊंची चीज़ है तो वो सही बात होगी। उसके बाद प्रश्न 2, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, कैसा रिलेशन था? 3-4 वाक्यों में आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। लगाव होने का मतलब बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था। वह दादी की गोद में सिर रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। दादी की पुरानी बातों से वह दादी से कभी कभी चिढ़ ज़रूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। स्वामी रोज़ रात में दादी के साथ सोता था और दादी के साथ वह प्रसन्न रहता था। तो इस तरीके की बातें जो पाठ में लिखी हुई है, हमें उससे पता चलता था कि स्वामी का उसकी दादी के साथ बहुत ही प्यार वाला रिश्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कहानी और तुम। प्रश्न 1 क, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? रौबदार होने का क्या मतलब है? बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन होना, जिसके बारे में आप बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हो, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके घर के पास में अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही रौबदार है? तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है उस इंसान के बारे में जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, ये इंसान बहुत ही रौबदार है। तो किसी भी व्यक्ति का रौब उनके पद से, मतलब वो किस ऑफिस में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनके पद से, उनकी ईमानदारी से कि वो कितने ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं, जिनके बारे में लोग एग्जाम्पल्स देते हों, उनके दूसरों पर प्रभाव, मतलब दूसरे लोग उनसे कितना इम्प्रेस्ड होते हैं, उनका दूसरों के प्रति व्यवहार कि वो जो इंसान है वो दूसरों से कैसा बिहेव करता है, कितने अच्छी तरीके से दूसरों के साथ बातचीत करता है, और अन्य लोगों में उसका आदर सम्मान कि दूसरे लोग उस रौबदार इंसान को कितना रिस्पेक्ट के साथ बातें करते हैं, कितना मानते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हमें उस इंसान के रौब का पता चलता है। अब प्रश्न 1 का ख, क्या तुम्हारे आसपास भी कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। खाका खींचो मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करो कि वह इंसान कैसा दिखता हो। तो शायद आपके घर के आसपास भी कोई ऐसे अंकल होंगे जिसके बारे में जानकर सब लोग बहुत ही इम्प्रेस होते हो। कोई बहुत ही हाई ऑफिशियल वाला व्यक्ति, मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल या फिर किसी और के स्कूल के प्रिंसिपल आपके घर के पास रहते हो, तो आपको कैसा फील होता है कि यस, सर तो बहुत ही स्पेशल है। जब भी वो हमसे बात करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि काश हम भी सर के जैसे डिसिप्लिन्ड और एकदम रौबदार व्यक्ति बने। तो आपको सर के बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, उनका पोजीशन क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब चीज़ें हमें पॉइंट्स में इंक्लूड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल हैं। वह एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनकी लंबी और घनी मूछें हैं। उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टफ बॉडी। उनकी आवाज़ भी बहुत ऊंची है, एकदम बुलंद स्वर में बोलते हैं वो। वह हमेशा खुश रहते हैं और सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। और उसी से हमें पता चलता है कि अंकल यानी कि वो प्रिंसिपल सर बहुत ही रौबदार व्यक्ति हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रश्न 2। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? अब देखिए, ये है सुरक्षित और ये है असुरक्षित। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हुए, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत। सुरक्षित महसूस करना मतलब कि सेफ महसूस करना, और आपको पूछा जा रहा है कि तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो। असुरक्षित मतलब आप कब अनसेफ महसूस करते हो, आपको उस बारे में लिखना है। मतलब कि किस सिचुएशन में आपको डर लगता है या फिर सेफ फील नहीं होता, ऐसा फील करते हो, वो हमें उत्तर में लिखना है। तो ज़्यादातर बच्चे बड़ों के प्रेजेंस में ही सेफ फील करते हैं, और जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, डर लगने लगता है। तो अकेले बच्चे घर में भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर लिखना है। जैसे जब हम घर में अकेले हों या अपने माता पिता से दूर हों, घर में अगर बिजली चली जाए, अचानक से कोई व्यक्ति आके दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगे, ऐसे सिचुएशन में तब हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अब आपके पास कुछ और सिचुएशंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कि तुम इन हालात में कैसे महसूस करती हो। हालात मतलब इन सिचुएशंस में। जैसे सबसे पहले दोस्त के घर में, जब हम फ्रेंड्स के घर में जाते हैं तो कैसा फील करते हैं। जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो, मम्मी पापा आपको फर्स्ट टाइम किसी के घर लेके जा रहे सोशल विजिट पे, तब आपको कैसा फील होता है। वाला है रेलगाड़ी या फिर बस की सफ़र करने पर, जब हम किसी हॉलिडे पे, जर्नी पे जाते हैं, तब कैसा फील होता है। और वाला है जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो। मुख्याध्यापक 2 शब्दों से बना है, एक तो है मुख्य, दूसरा है अध्यापक, यानी कि HM मैडम के रूम में अगर आप जाते हो, मान लीजिए किसने आपको बोला है कि अरे आपको मैडम बुला रही है, HM मैडम, तो आपको कैसा फील होता है उनके रूम में जाने के टाइम। तो हमें इन चारों के बारे में लिखना है। तो उत्तर है कि सबसे पहले जब हम दोस्त के घर में जाएंगे तो हमें तो बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जो वाले हैं, ये सोच के ही खुशी होती है। उसके बाद वाला था जब हम पहली बार किसी के घर में जाते हैं मम्मी पापा के साथ, तो नए नए जा रहे हैं, हमें थोड़ा डर लगता है, थोड़ा संकोच होता है। संकोच मतलब हेजिटेशन, कि पता नहीं अंकल क्या पूछेंगे, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो जब मैं पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस करती हूँ, डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल फील होने लगता है, ठीक लगने लगता है। उसके बाद वाला था जब हम रेलगाड़ी में या फिर बस की सफ़र में जाते हैं, उस टाइम हमें बहुत ही खुशी और उत्साह का महसूस होता है। उत्साहित होना मतलब हम एक्साइटेड हो जाते हैं जर्नी करने के लिए। और चौथा वाला था जब हम HM मैडम के रूम में जाते हैं, मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं, तो हमें थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं शायद मैडम डांटेगी। लेकिन अगर आपको अच्छी आदतें, आपके अच्छे बिहेवियर और आपके किसी खास काम की वजह से आपको अप्रिसिएशन मिले, मैडम आपको गुड बच्चा बोले, तो आपको अच्छा भी लगने लगता है। चलिए पढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। पता करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये सर्वे टाइप का क्वेश्चन है। आपको अपने घर के आसपास के लोगों के बारे में कुछ पता करना है। सबसे पहला, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है और क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। विभाग मतलब डिपार्टमेंट। जैसे आपका स्कूल एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट पीपल होते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल के कैप्टन्स, उसके बाद आया, आंटी, अंकल, इस तरीके के अलग अलग लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब मजिस्ट्रेट कौन होता है और क्या वो पुलिस विभाग में होता है। तो उत्तर है कि सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो न्यायालय में बैठता है, कोर्ट में बैठता है और लोगों के प्रॉब्लम्स का फैसला सुनाता है, जो मुकदमों के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता, क्योंकि जज जो है वो अलग डिपार्टमेंट का होता है और पुलिस जो है वो अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है कि तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है। थाना मतलब पुलिस स्टेशन।
थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम पता करो जो इन पदों पर हैं और नीचे दी गई तालिका में लिस्ट में इकट्ठी की गई जानकारी को दर्ज करो। दर्ज करो मतलब लिखो यहाँ पे। अब सबसे पहला, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में है? थाना जैसे मैंने कि बोला पुलिस स्टेशन। अब आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होगा। जैसे मान लीजिए आप जिस बड़े से स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आपका घर होगा, है ना। हमारे घर का एड्रेस बड़े से लेकर छोटे भौगोलिक इकाई तक कैसे जाता है? सबसे पहले हमारा स्टेट होता है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही छोटे छोटे एरियाज होते हैं और उसी एरिया, किसी एक एरिया में हमारा घर होता है। तो ये नहीं सोचिए कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही पुलिस स्टेशन होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, तो वैसे ही सभी एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे पुलिस स्टेशंस होते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक छोटा सा एरिया है, चंडीगढ़ का एरिया, और इसमें ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं, ये पुलिस स्टेशंस के एरिया हैं। इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, उसी तरह अगले एरिया में भी एक पुलिस स्टेशन होगा, उसी तरह अगले एरिया में भी एक पुलिस स्टेशन होगा। इस तरीके से पूरा शहर जो है वो बहुत सारे पुलिस स्टेशंस के अंडर कवर किया जाता है। और जब भी आपके घर में, घर के आसपास कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसके एरिया में जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जाके कंप्लेन लिखवानी होती है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है। तो आपका घर या स्कूल जिस एरिया में होगा, उस एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए और उस थाने का नाम इस प्रश्न के उत्तर में लिखिए। उसके बाद थाने में कौन कौन से पद होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। थाने में यानी कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे डिफरेंट लेवल में पोजीशंस पे लोग होते हैं, जैसे SHO, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद हवलदार, उसके बाद सिपाही आदि पद होते हैं। और पोजीशन के हिसाब से ये सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंची वाली पोजीशन है। और उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पोजीशंस के नाम इस तरीके के होते हैं। तो इन पदों पे कौन कौन से लोग हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई पुलिस स्टेशन हो, फिर तो आप आराम से जाके उनके व्यक्तियों के नाम पता करके इन पदों पर जो जो लोग अपॉइंटेड हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे आपके थाने में SHO जो होंगे उनका नाम क्या है, इंस्पेक्टर जो होंगे उनका नाम क्या है, सब इंस्पेक्टर जो होंगे उनका नाम क्या है, हवलदार जो होंगे उनका नाम क्या है, और सिपाही जो होंगे उनका नाम क्या है। इन सब के नेम आपको यहाँ पे व्यक्तियों के यहाँ पे लिखना है। और पद कौन कौन से हैं, ये सारे पद, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दादी का बक्सा, उनका यानी कि दादी का सामान क्या क्या था? 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों से बना एक वर्गाकार बक्सा। इन सब चीज़ों के पिक्चर्स और इन सब का अर्थ मैंने हमारे पार्ट 1 वीडियो में ही अच्छे से आपको समझाया था, तो अभी मैं उस एक्सप्रेशन पे नहीं जाती हूँ, प्रश्न पढ़ती हूँ। और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी पड़े रहते थे। अब आपका प्रश्न एक ये है कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो ये है फोटो इलायची की, लौंग की और सुपारी की। और उत्तर ये है कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। शायद उनको इन सब का फ्लेवर अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये जो इलायची और लौंग है आपको तो पता है बहुत ही सेंटेड होता है, खुशबूदार होता है। तो जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे मुंह में एकदम माउथ फ्रेशनर जैसी फीलिंग आती है, अच्छी सी सुगंध आती है, तो हमें ये अच्छा लगता है। और सुपारी भी कई बूढ़े लोगों को पान के साथ खाने की आदत है, तो इन तीनों को खाने की आदत होगी दादी को, इसीलिए दादी अपने बक्से में इन 3 चीज़ों को रखती है। अब आपको ये जो स्पेलिंग्स है, इन स्पेलिंग्स के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 2। क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि इलायची, लौंग और सुपारी का इस्तेमाल होता है?
किस किस तरह से होता है, हमें वो लिखना है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, मेरे घर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय बनाने में और सब्जियां पकाने के लिए होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सेंटेड होता है। इससे हमारी चाय में या फिर सब्जियों में अच्छा स्मेल आता है, खुशबू आती है, सेंट आता है। और सुपारी का इस्तेमाल हम पान के साथ खाने में करते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? धातु यानी कि मेटल। अब जो तांबे के सिक्के हैं, ये तांबा तो वैसे कॉपर होता है, कॉपर एक रेड कलर का मेटल होता है, लेकिन जब हम कॉइन्स बनाते हैं तब उसमें सिर्फ एक मेटल हम नहीं यूज़ करते, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को मिक्स करके हमें यूज़ करना होता है। एंड द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयज। आप एलॉयज के बारे में और भी ज़्यादा अपने हायर क्लासेस के साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तांबे के सिक्के बनाने के लिए हम तांबा यानी कि कॉपर तथा लोहे का इस्तेमाल करते हैं। लोहा यानी कि आयरन और तांबा यानी कि कॉपर। तो जब हम कॉइन्स बनाते हैं, पहले ज़माने में कॉइन्स बनाए जाते थे, तो आयरन प्लस कॉपर को ऐड करके, इन्हें मेल्ट करके, फिर इन्हें मिक्स करके ड्राई करने के लिए रख दिया जाता था। और जब ये सॉलिड होते थे तब इन दोनों का जो एलॉय बनता है, इसी तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को मिक्स करके भी हम अलग अलग एलॉयज बनाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न भी उसी तरीके का है। प्रश्न 4, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? यानी कि कॉपर और लोहे के मिक्स वाले सिक्के के अलावा और किस किस मेटल का यूज़ करते हैं हम कॉइन्स बनाने के लिए? हमारे घर में जो कॉइन्स होते हैं, जो आप सिल्वर कलर के, ग्रे कलर के देखते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो सिल्वर मेटल यूज़ हुआ है कॉइन्स बनाने में। नो, वो वाले कॉइन्स भी जब बनाए जाते हैं तो अलग अलग मेटल्स को मेल्ट करके, मिक्स करके, फिर सॉलिड करके उनको शेप देके कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो अलग अलग सिक्के जो होते हैं वो तांबे से बने हुए हो सकते हैं, यानी कि कॉपर से। सोने के सिक्के भी हो सकते हैं, गोल्डन कॉइन्स, जो आपकी मम्मी शायद स्पेशल पूजा के टाइम पे, दिवाली दशहरे के टाइम पे दुकान से खरीद के लाती है ना, सोने के, चांदी के सिक्के, यानी कि गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन्स भी हो सकते हैं। लोहे के यानी कॉपर, पीतल और आदि धातुएं के भी बने हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और बनाते हैं सेंटेंसेस, वाक्य प्रयोग, शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों, स्तंभ मतलब ये लिस्ट, इस लिस्ट के पहले लिस्ट में जो रेखांकित विशेषण है, यानी कि लाइंस खींचे हुए स्पेशल वर्ड्स है। विशेषण क्या होता है? स्पेशल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो उन विशेषणों को और दूसरे स्तंभ में, मतलब इस वाले लिस्ट के शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। यानी कि ये पहले लिस्ट का रेखांकित वर्ड, रेखांकित विशेषण और दूसरे वाले लिस्ट का वर्ड, इन दोनों को मिक्स करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। और रूल ये भी है कि तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। अगर एक सेंटेंस में हमारे ये दोनों वर्ड्स फिट ना बैठे तो हम 2 सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हम ऊल जलूल और चेतावनी को फिट करेंगे। ऊल जलूल मतलब बेकार की, मामूली सी, चेतावनी यानी कि वार्निंग। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मैं पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि तुम ऊल जलूल मत बोलना। हो गया ना? मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि तुम बेकार की बातें सुनाकर मुझे बोर नहीं करना। दूसरा वाला वाक्य हमें बनाना है रूखा और मिठास का यूज करके। रूखा मतलब बहुत ही ड्राई, जो बिल्कुल भी नीरस हो, जिसमें कोई भी रस ना हो, एकदम सुनने में रूड या फिर बोरिंग, इस टाइप का। और दूसरा वर्ड है मिठास, मीठे से भरा हुआ। तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? आज रूखा खाना खा लो, कि एकदम सिंपल सा सादा बोरिंग खाना खा लो, कल तुम्हें
मिठास से भरा हुआ खाना मिलेगा, कि कल तुम्हारे लिए स्पेशल फूड बनेगा। तुम्हें में एक बिंदु है यहाँ पे, कल तुम्हें स्पेशल मीठे से भरा हुआ टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा, आज तुम रूखा खाना ही खा लो। तो यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ किए हैं इन दोनों को फिट करने में, और इस पहले वाले में तो एक सेंटेंस में ही ये दोनों फिट हो गए। उसके बाद हम तीसरा वाक्य बनाएंगे, खूंखार डाकू, एकदम जो बहुत ही डेंजरस होता है। खूंखार का मतलब समर्थन करने का मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना, कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ, यानी कि तुम जो बोल रहे हो मैं उस बात को मानती हूँ कि तुम सही बोल रहे हो। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ कि मंगल सिंह एक खूंखार डाकू है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में ही दोनों वर्ड फिट हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन। नीचे कहानी में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, मतलब पार्ट्स। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। लिंग पहचानो यानी कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, हमें वो लिखना है। जो भी पुल्लिंग होता है यानी कि मेल जेंडर, और जो भी स्त्रीलिंग होता है वो होता है फीमेल जेंडर। तो ये सिर्फ इंसानों का, जानवरों का या फिर लिविंग थिंग्स का ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग और मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा रूल ये है कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें छोटी ई या फिर बड़ी ई में जिनका साउंड एंड होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा, इन दोनों में जो भी साउंड एंड होता है उसके सामने हम स्त्रीलिंग लगा सकते हैं कि वो वर्ड जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है। और ज़्यादातर जिनके सामने कोई भी, और ज़्यादातर शब्द जो एंडिंग में कोई भी स्वर में एंड नहीं होता उनको हम पुल्लिंग मानते हैं। तो सबसे पहला है पुलिस की वर्दी। वर्दी के नीचे यहाँ पे रेखा खींची है, तो जो वर्दी शब्द है, वर्दी क्या है, यूनिफॉर्म, ये स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। देखिए बड़ी ई की मात्रा यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद तांबे के सिक्के, सिक्के, सिक्का जो है ये तो एक तो प्लूरल है, सिक्के प्लूरल है, तो प्लूरल शब्द का हमें पहले सिंगुलर करना होता है। तो सिंगुलर करके क्या मिलता है, इसका सिंगुलर है सिक्का, आ की मात्रा, तो सिक्का पुल्लिंग शब्द होता है, मेरा सिक्का। हम कभी मेरी सिक्का नहीं बोलते। दिस इज वन मोर रूल, किसी भी शब्द को अगर आप मेरा बोल के संबोधित करोगे तो उसके सामने हम पुल्लिंग लगाएंगे, वो पुल्लिंग शब्द होगा। और किसी भी शब्द को, चीज़ को अगर आप मेरी बोल के लिख रहे हो तो वो जो शब्द होगा, चीज़ होगी, वो स्त्रीलिंग शब्द या फिर चीज़ होगी। ठीक है, ये एक और रूल है। तो जैसे आप देखिए पुलिस की वर्दी, अगर आप अपने बारे में बोल रहे तो मेरी वर्दी, मेरा वर्दी फिट नहीं बैठता है ना, मेरा वर्दी सुनने में भी कैसा लगता है, हम हमेशा मेरी वर्दी बोलते हैं, मेरी वर्दी, तो इसीलिए ये स्त्रीलिंग है। उसी तरह सिक्का, तांबे का सिक्का, तांबे की सिक्की नहीं बोलते ना, तांबे की सिक्की नहीं बोलते, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है। तांबे का सिक्का है, का आ की मात्रा, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। क्या आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? एक और हम देखते हैं, वो है 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा, 10वीं हिस्सी नहीं बोल रहे ना, 10वां हिस्सा, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। काफ़ी बड़ा दफ्तर है, मेरा दफ्तर काफ़ी बड़ा है। आप देखिए किस में फिट बैठता है, मेरा में या मेरी में। किसी को आपने मेरी दफ्तर कहते हुए सुना है? नहीं ना, हमेशा हम मेरा दफ्तर बोलते हैं, मेरा दफ्तर, मेरा, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह अपना सारा सामान, पुल्लिंग शब्द है सामान। उस जैसा महामूर्ख, जैसा आ, महामूर्ख, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरीके का आप और भी जब प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे करके, आपको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये था आपके पाठ का सबसे आखिरी प्रश्न। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.